ये तमाम मुखिया जी, तमाम वार्ड सदस्य और एमएलए एमपी और सरकार पर भारी कैसे पड़ रहा है? बताइए आप लोग, पति पत्नी दोनों जो आप बैठे हुए हैं, पहल का विधायक जी और अभी का विधायक जी, कि वो कौन दलाल है जो आप लोगों पर भारी पड़ रहा है? तो हमसे झगड़ने लगे वो लोग, बाबू हमसे झगड़ने लगे, सवाल का जवाब सीधा नहीं दिया। सच्चाई ये है कि दलाल वही है जिसको आपने दूध का रखवारी दे दिया है, जो सारी जिंदगी दलाली के पैसा से अपनी रोजी रोटी चलाया, उसको आप एमएलए बना दिए, पति पत्नी दोनों को बना दिए, और वो अपना दलाल सेट कर दिया है। सीओ साहब के ऑफिस से 2 लाख का महीना, बीडीओ साहब के ऑफिस से 3 लाख का महीना, आंगनबाड़ी सेविका के ऑफिस से 50,000 का महीना, फलना ऑफिस से 25,000 का महीना, फलना ऑफिस से मास्टर साहब हेड मास्टर साहब से इतना का महीना, डीलर साहब से इतना का महीना, तमाम जगह से 6 लाख का महीना परिहार ब्लॉक से, और 1.25 लाख का महीना सोनवर्षा ब्लॉक से तय हो गया है। और एवज में पदाधिकारी को और दलालों को लूटने की आजादी हो गई है। लूट करके लाओ और बांट करके हमारे पास पहुंचा दो, तब अट्टालिका खड़ा होता है सीतामढ़ी में और पटना में। वरना जनता के लिए जो आदमी संघर्ष करता है उसका तो गांड का चड्डी बिक जाता है। पप्पू यादव का 9600 बीघा जमीन बिक गया। कितना का? 9600 बीघा जमीन बिक गया। हिंदुस्तान का 16वां सबसे बड़ा जमींदार पप्पू यादव का दादा, भाई मैं अकेला, पिताजी भैया ए भाई, पप्पू यादव के पिताजी अकेला और पप्पू यादव भाई में अकेला। 9600 की जागीर बेच करके कहां उड़ा दिया? आपका दुख बांटने के लिए, उनका दर्द बांटने के लिए, उनकी भूखमरी दूर करने के लिए, उनका इलाज कराने के लिए, उनके दुख दर्द में साथ देने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के बहुत बड़े नेता कभी हुआ करते थे लालू प्रसाद यादव जी। सुनिएगा भैया, गंभीर बात कर रहा हूं। लालू प्रसाद यादव कहां हैं अभी? किस केस में? चारा घोटाला क्या है? चारा घोटाला क्या है आप लोग नहीं जानते हैं? सुनिए, मैं बताता हूं। एक विभाग है सरकार का, पशुपालन विभाग, अभी भी है, कल भी था। पशुपालन विभाग में जो पैसा जाता है, पशु पालने को बढ़ावा देना है, खेती के साथ पशुपालन का प्रावधान है, अभी भी चल रहा है। गाय देने का सरकार के पास प्रावधान है। आधा दाम पर गाय मिलता है, आधा सरकार सब्सिडी में दे देती है, और आधा दाम पर आपको गाय मिलता है कि गाय पालेंगे, खेत में गोबर डालेंगे तो जहर वाला जो खाद है खेत में डालने की मजबूरी नहीं होगी। आदमी का खाद का पैसा भी बचेगा और हेल्थ भी अच्छा हो जाएगा, और दूध जो होगा बेच करके आदमी की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। ये प्रोग्राम है सरकार का। लेकिन हमको बताइए, उस रैना, मोहरपुर, मरपौर के लोग, 10 गांव के लोग यहाँ हैं, और कृषि विभाग के एकाध को देख रहे हैं, हम सलाहकार लोग भी यहाँ घूम रहे हैं। आप लोगों के गांव में कै गो आदमी को गाय मिला आधा दाम पर सरकार की ओर से आज तक? कौन खा गया सब्सिडी? दलाल, एमएलए, एमपी, सरकार। तो कल ही पशुपालन घोटाला नहीं हुआ है। वो पैसा जो सरकार का आता है आपके कल्याण के लिए, वो पैसा कागजे पर लिख दिया कि इतना ट्रक गाय पटना से चला। सुनिए भैया, ए भाई, पटना से 50 गो गाय या 500 गाय सीतामढ़ी के लिए चला। दिल्ली से 5000 गाय बिहार के लिए चला। इतना चारा, इतना सुअर, इतना सांड, इतना भैंसा फलाना जगह से फलाना जगह गया। वो कागजे पर खरीदाता था, कागजे पर बिकाता था, कागजे पर पहुंच जाता था, कागजे पर मर जाता था, और कागजे पर सारा हिसाब किताब बराबर हो जाता था। और सारा पैसा सरकार का जो उच्च पदस्थ आदमी है उसके पॉकेट में चला जाता था। इसी को कहते हैं पशुपालन घोटाला, इसी को कहते हैं चारा घोटाला, इसी को कहते हैं पशुपालन घोटाला। तो अरबों खरब रुपया सरकार का, आपका पैसा किसके पॉकेट में चला गया? नेता के पॉकेट में, अफसर के पॉकेट में, दलाल के पॉकेट में चला गया। वो कल भी होता था, वो आज भी हो रहा है। जब पैसा उस विभाग में अरबों खरब आज भी आ रहा है, तो
पशुपालन का गाय क्यों नहीं आ रही है, भैंस क्यों नहीं आ रही है, बकरी आपके पास क्यों नहीं आ रही है? छोटा सा देश नेपाल है, बकरी मिलती है लोगों को, वहाँ की नहीं मिलती है पालने के लिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि पशुपालन घोटाला में जेल में बंद लालू प्रसाद यादव, और आज शौचालय घोटाला। अरे भैया सुनिए तो, कहते कहू कथा भीतर हो या बथा, आप ही का बात हम बोल रहे हैं। अरे ये है शौचालय घोटाला, पैखाना घोटाला। पशुपालन घोटाला तो पहले से आइए रहा है, अब कौन हो गया? झाड़ा घोटाला हो गया। अब बाढ़ राहत घोटाला हो रहा है। अभी आप बीमार हो जाइएगा बाबा, अभी आप बीमार हो जाइएगा, परिहास हॉस्पिटल में कुछ मिलेगा आपको? कुछ नहीं। ये रवि सिंह का मार्केट खुला हुआ है, यहाँ पर प्राइवेट डॉक्टर आता है चीरफाड़ करने के लिए। ये क्यों चलता है? सरकारी हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं है, मजबूरी में आप प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते हैं और 3 का 13 बिल देते हैं जान बचाने के लिए। अभी साल भर पहले मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल में बच्चा लोग मरना शुरू हो गया इंसेफ्लाइटिस से। कहा लीची खाने से बच्चा मर रहा है। पप्पू यादव अपना कोष से, अपना निजी कोष से लाखों करोड़ रुपया उड़ाए, लोगों को मदद किए, बीमारी में हल्ला किए, हंगामा किए, सरकार के खिलाफ बोले। सुप्रीम कोर्ट में PIL दर्ज हुआ, जनहित याचिका। सुप्रीम कोर्ट कोई व्यवस्था नहीं कर रही है, गरीब का बच्चा मर रहा बीमारी से। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को तलब किया कि क्यों तुम व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो, बिहार में लोगों की जिंदगी क्यों नहीं बचा रहे हो, बच्चों की जिंदगी क्यों नहीं बच पा रही तुम्हारे रहते। तो 15 साल पहले नीतीश बाबू सरकार में आए थे, कहा कि सरकार बदलो तो बिहार बदलेगा। तो पर साल तो 14 साल इनका भी पूरा हो गया था ना जी। तो 14 साल के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ने एक हलफनामा दायर किया सुप्रीम कोर्ट में, जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट को लिखित में एफिडेविट के माध्यम से। वो क्या जवाब था जानते हैं? कहा कि 100 में 57 डॉक्टर हमारे पास नहीं है, 57% डॉक्टर का पद खाली है, 71% नर्स का पद खाली है बिहार में, 58% फार्मासिस्ट का पद खाली है, और 78% लैब टेक्नीशियन जो जांच उच करता है बीमारी का, खून पेशाब फलाना चिलाना, उसका पद बिहार में खाली है। और हॉस्पिटल का बिल्डिंग का तो बात ही छोड़ दीजिए, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम कौन जिसे बिहारी भाई सबको बचावे? जब बिहार का मुख्यमंत्री 14 साल सत्ता में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट में लिख के हलफनामा देके कहता है कि इलाज के नाम पर हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। विद्यालय में पढ़ाई हो रहा है, बोलिए उसराना के लोग, मोहनपुर के लोग, मनपुर के लोग, किसी गरीब का बच्चा पढ़ रहा है? कोई गरीब का बच्चा नहीं पढ़ा वही आदमी बच्चों को पढ़ा रहा है, पैसा वाला वही पढ़ा रहा है। जो जमीन जायदाद बेच के, चाहे बहुत बड़ा पैसा वाला है, बाहर बच्चा को पढ़ा लिखा ले रहा है। आपका बच्चा 3रा 5वां 7वां पढ़ने के बाद कैंची लेके चला जाता है लुधियाना, बॉम्बे, तमिलनाडु। मजबूर है आप, हर माँ बाप का अरमान है कि उनका बेटा अफसर बने, लेकिन पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। आपके डांड में ताकत नहीं है कि 5,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 का महीना बच्चे को देकर पढ़ा लीजिएगा। और हिंदुस्तान में बराबरी की राजनीति लोग करना चाहते हैं, मुद्दा उठाते हैं, सेंटीमेंट उठाते हैं कि हम कमजोर तबका को मुख्य धारा में लाएंगे। मंडल कमीशन, पिछड़ों की आवाज के नाम पर लालू प्रसाद यादव सत्ता में आए थे कब? 1990 में। 10 मार्च 90 को लालू जी की सरकार बनी थी। यदि ईमानदारी से इन लोगों ने काम किया होता कमजोर वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, वंचित वर्ग के लिए, दलित के लिए, मुसलमान के लिए, तो शकल सूरत बदली होती आपकी। कल भी वही परिस्थिति थी 15 साल पहले, और 15 वर्ष बाद जो नीतीश बाबू 15 साल से मलाई खा रहे हैं, सुशील मोदी जो बीजेपी, जो दोनों मिलकर के जो बिहार को लूट रहा है, आज भी आपकी शकल सूरत नहीं बदल रही है। तो 15 साल पुराना शासन, 15 साल ये वर्तमान शासन नीतीश बाबू और सुशील मोदी साहब का। जब ये लॉकडाउन की परिस्थिति आई 2005 में, नीतीश बाबू ने नारा दिया था कि हमारी सरकार लाइए, बिहार में कल कारखाना उद्योग दर की व्यवस्था हम करेंगे, कल कारखाना इतना लगा देंगे कि हमारे बच्चे
हमारे मजदूर इस राज्य से बाहर नहीं जाएंगे। आप लोगों को याद है कि नहीं याद है? घोषणा पत्र देख लीजिएगा। यहाँ के बच्चे बाहर नहीं जाएंगे मजदूरी करने के लिए, यही हम सारा व्यवस्था करेंगे। नहीं 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 नहीं, 2005 की बात मैं कह रहा हूँ। तो आपने तो सरकार बदल दिया, लालू के रंग जंगल राज को खत्म कर दिया आपने, और जो राज लाया आपने, ये नरेंद्र मोदी, सुशील मोदी और नीतीश बाबू का जो राज बिहार में लाया 2005 में आप लोगों ने, इस राज में क्या क्या बदल गया? शिक्षा बदल गई, स्वास्थ्य बदल गया, ये शौचालय घोटाला बदल गया। आज राहत कोष का पैसा जो आपको मिलना चाहिए था वो आपको मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। पुलिस प्रशासन का क्या रवैया है? कोई भला आदमी थाना में जाना चाहता है? नहीं। अभी 4 सितंबर को भिस्वा बाजार पर एक लूट हुई, पब्लिक ने अपराधी को पकड़कर दिन दहाड़े दे दिया पुलिस को, 2 लाख रुपया लेकर बेला का दरोगा जी अपराधी को छोड़ दिए। अभी 4 सितंबर की घटना है। भला आदमी को बेइज्जत करना, भला आदमी को लूटना। और अपराधी से मिलकर के व्यवस्था को लुटवाना। तो पुलिस व्यवस्था खत्म। ऑफिस में आपको पेंशन की बात मां बहनें हमारी कर रही हैं। आज से 15 साल 10 साल पहले सरपंच साहब, मुखिया जी, चाहे सचिव साहब, आपको गांव में आकर के हाथ में 2 रुपया खाइयो लेता था, लेकिन घरे पैसा पहुंचा देता था पेंशन का, डाकघर से मिल जाता था। हम किसी का शिकायत निंदा करने नहीं आए हैं, जो सच्ची बात है हम बोल रहे हैं। लेकिन जब से ये सरकार आई, कहा कैशलेस इंडिया, डिजिटल इंडिया, सब चीज बैंक से होगा, यहाँ लिंक करो तो यहाँ लिंक करो तो यहाँ लिंक करो। उसी लिंक फिंक के फेरा में सारा गरीब का पेंशन फंसा हुआ है। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, आज ये लॉकडाउन जो हुआ, कोरोना वायरस का जो बीमारी आया, बहुत बड़ा बड़ा ढिढोरा पीट रहा था, बिहार में सुशासन आ गया, बिहार बदल गया, जंगल राज खत्म हो गया। तो डाटा नहीं आ रहा था सरकार का, मजदूर का। जब ये बीमारी फैला तो 4,000, 5,000, 10,000 लोगों को बीमारी हिंदुस्तान में हो गया, कोरोना वायरस बीमारी। तो सरकार 2-3 को काम किया, कहा ताली पीटो, थाली पीटो, दिवाली मनाओ, फूल बरसाओ, कोरोना देवता अपने भाग जाएगा। तो आप लोग पीटे कि नहीं पीटे? खूब पीटे। तब भागा कि है ये है। आज एक दिन में इस देश में 1 लाख आदमी को बीमारी हो रहा है। हिंदुस्तान में एक दिन में 1 लाख आदमी को बीमारी हो रहा है, कोरोना वायरस का बीमारी। जब बीमारी नहीं कंट्रोल हुआ तो क्या कहा, भाई रे बीमारी मुसलमान न लेके अलवा। अब देखिए, कहा कि बीमारी तो कंट्रोल नहीं हो रहा है, ताली भी पिटवाए, थाली भी पिटवाए, दिवाली भी मनवाए, आप फूलों बरसा दी हेलीकॉप्टर से, तो नहीं मान रहा कोरोना। तब क्या करना है, चलो तोको नमो को चूल्ही में झोंको, हिंदू मुसलमान का दंगा करा दो, अपना सत्ता बरकरार रहेगा। जितना सड़ेगा उतना तड़ेगा, जितना मरेगा हिंदुस्तान का लोग, उतनी हमारी सत्ता की मजबूत होगी ताकत। तो हिंदू मुसलमान भी खूब हुआ, न ही मुसलमान भाई को कोई सामान देता था, न उसका पैसा लेता था। हट ले रहा हो तोरा बीमारी फैले छो तोरा से। तो हम कहते हैं कि मुसलमान भाई से जब बीमारी फैलता है, तो नीतीश कुमार के घर में तो मुसलमान नहीं जाता है, अमित शाह के घर में तो मुसलमान नहीं जाता है, उमा भारती भाग गई हिमालय में, बीजेपी के नेता सबका नाम ले रहे हैं। उमा भारती भाग गई हिमालय पहाड़ के अंदर गुफा में कि यहाँ कोरोना के ना आते, हम तो अलगे रह भाई। वो जाके पकड़ लिया उसको। और बीजेपी के नेता को सबसे बेसी पकड़ रहा है, जान लीजिए आप लोग। कहता है कोरोना कि ताली कौन बजाया, थाली कौन बजाया, दिवाली कौन किया, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, सब घूस निकाल देंगे। हमको बताइए, इस लॉकडाउन के दरमियान सुशासन बाबू, नीतीश बाबू ने हमारे भाई बेटा भूखा, कोई मकान का बिजली काट दिया, पानी काट दिया, फैक्ट्री बंद है, पैसा नहीं है, जीने का कोई सूरत नहीं है। हमारा भाई बेटा पंजाब से, दिल्ली से, लुधियाना से, कश्मीर से, तमिलनाडु से भागा भागा पैदल आ रहा है, जान बचा करके, कोई रास्ते में बिखर गया, मर गया।
बिहार के मुख्यमंत्री का क्या फर्ज था, भारत के प्रधानमंत्री का क्या फर्ज था, इंसान को बचाना। उनके पास खजाना की चाबी है, इंसान को बचाने के लिए कोई काम नहीं किया। माताजी, बिहार का मुख्यमंत्री क्या कहा, जो जहां वहीं रुक जाओ, बिहार में घुसने नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश लोग पहुंच गया था पैदल, तो उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने चिकनगुनिया और डेंगू का, मच्छर का लार्वा मारने का, भैया मच्छर का, चिकनगुनिया और डेंगू का मच्छर का लार्वा मारने का जो जहर उसके गोदाम में था, वो आदमी को ऊपर छिटवा दिया। और 90 लाख, करीब 90 लाख बिहारी हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों में फंस गए। त्राहिमाम किया, बाप बाप किया, मर रहे हैं, बिलख रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, कोई उपाय नहीं है। कोई कह रहा 2 दिन से पानी पर है, कोई कह रहा 4 दिन से पानी पर है। हमारा फेसबुक देख लीजिएगा, हमारा फेसबुक प्रोफाइल देख लीजिएगा आप लोग, कितना हम लोगों ने झेला है। एमएलए का फोन बंद, एमपी का फोन बंद, मुख्यमंत्री तो कह दिया जहां है वहीं रुक जाओ, बिहार हम घुसने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री कहता था थाली बजाओ, ताली बजाओ, दिवाली मनाओ। कहा हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, ट्रेन बंद, हवाई जहाज बंद, सारा व्यवस्था बंद, घर में रह जाओ, निकलोगे तो बाहर लाठी से मारेंगे, डंडा से मारेंगे। आदमी क्या करेगा, कैसे बचेगा, ये सूरत थी उस समय। आपका बेटा, हमारा भाई, लुधियाना से, बम्बई से, अहमदाबाद से, सूरत से, कलकत्ता से, बनारस से, देश के जहां भी कोना से एक मसीहा उभर के आया बीच में, पप्पू यादव। पप्पू जी मर रहे हैं, 2 दिन से पानी पर है। बच्चों को लेकर के भी लोग रहते हैं, बीवी को लेकर के भी रहते हैं, साथी के साथ भी रहते हैं। 4 आदमी है सर, एक कमरे में, मर जाएंगे भूखा सर। अकाउंट भेजो, परिवार के साथ है सर, सब लोग भूखे हैं, 4 दिन से मर जाएंगे सर। कितना पैसा भेज दूं? 3000 में हो जाएगा सर, 2000 में हो जाएगा सर। 22,000 लोगों को, बिहारी मजदूरों के खाता में पप्पू यादव ने निजी पैसा 12 करोड़ से ज्यादा रुपया डालने का काम किया। पप्पू यादव के पास कौन खजाना था? रोज पप्पू यादव रोज इस जेब में, इस जेब में, इस जेब में, इस बैग में 10 लाख 20 लाख रुपया कस लेते थे। 10 गो पिए था, सब गायब। 50 गो बॉडीगार्ड था, सब गायब। 10-20 गो ड्राइवर था, सब गायब। कोरोना बीमारी के डर से पत्नी कहती है मत जाइए बाहर, कोरोना पकड़ रहा है सबको। बेटा बेटी कह रहा है बीमारी, पप्पू यादव जी बाहर में बीमारी पकड़ रहा है, पापा जी मत जाइए बाहर। पप्पू यादव अभी तक लॉकडाउन के दरमियान से आज तक एक सर्वे रिपोर्ट आया है, 70 लाख से ज्यादा लोगों से ऐसे मिल चुका है पप्पू यादव। पॉकेट में, बैग में लाद लिया, ड्राइवर भाग गया तो क्या हो गया, साइकिल है ना, बॉडीगार्ड भाग गया तो अकेले है ना। और रोज 5 लाख 10 लाख रुपया लेकर के सड़क पर जाके खड़ा हो गए मजदूरों के बीच में। लोग भागा जा रहा, ले लो ले लो, 5,000 ले लो, 500,000 ले लो, जिंदगी बचाओ, खाते पीते जाओ, मरो नहीं। ये अजूबा व्यक्ति पप्पू यादव, जो आपका भाई बनकर, आपका बेटा बनकर, आपका गार्जियन बनकर, आपका संरक्षक और सेवक बनकर के पूरे हिंदुस्तान में एक एहसास कराया कि कोई अनाथ नहीं है, कोई बेसहारा नहीं है, किसी को हम मरने नहीं देंगे। एक तरफ पप्पू यादव है, दूसरी तरफ और नेता लोग हैं आपके जो फोन बंद करके बिल में नुका गए। क्या पप्पू यादव को बीमारी से डर नहीं था? क्या उनकी जिंदगी कीमती नहीं है? पप्पू यादव 5 बार 6 बार सांसद रहे हैं, निर्दलीय एमएलए रहे हैं, पत्नी 2 बार सांसद रही है, और सुन लीजिए उनके दादा के नाम से 9600 बीघा का 9600 बीघा जमीन का खतियान है। पप्पू यादव अपना माँ बाप का अकेला औलाद है। पप्पू यादव यदि चाहते तो उनको घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं थी। हम गए थे बीजेपी एक बड़े नेता के पास पटना में, कहा 7 मंजिल से हम उतरबे नहीं किया आज तक। हमारे मास्टर साहब हैं, इनके एक नजदीकी लोग हैं, वही मास्टर साहब हैं, नगीना मास्टर साहब अथुआरा के, 3 मंजिल से आज तक उतरबे नहीं किए वो। सर बहुत सारे लोग नहीं निकले लोगों के बीच में, लेकिन पप्पू यादव अभी तक 70 लाख लोगों से मिल चुके हैं लॉकडाउन के दरमियान। 12 गो मुकदमा हो गया कानून तोड़ने के एवज में, 12 गो मुकदमा हो गया इस लॉकडाउन का कानून तोड़ने के एवज में पप्पू यादव पर। लेकिन पप्पू यादव कहता है कि सारे लोग मर जाएंगे तो अकेला जिंदा रह के हम क्या करेंगे। हमारी जिंदगी की एक ही ख्वाहिश है कि हम औरों के लिए कुछ करते हुए इस रास्ते से गुजर जाएं, इस संसार से चले जाएं। यही हमारी जिंदगी की सार्थकता है।
आप लोगों को तय करना है। 15 साल पुराना जिसको जंगल राज कहते हैं वो चाहिए कि 15 साल ये नीतीश बाबू और सुशील मोदी, नरेंद्र मोदी का जो कहते हैं अच्छा दिन सुशासन का राज है, ये चाहिए कि पप्पू यादव का सेवा का राजनीति चाहिए। हम लोगों के बारे में जानना चाहते हैं तो हम तो खुली किताब हैं। हमारे बारे में आप सभी जानते हैं, आपके घर का बेटा है, पड़ोस का बेटा है। आपने दुख दर्द में कभी भी पुकारा होगा तो आपके लिए खड़ा नजर आए होंगे। जहां भी जिसने आवाज दिया होगा उनके लिए 2 कदम चलने का कोशिश हमने जरूर किया होगा। एक घटनाक्रम की चर्चा मैडम ने किया। कुछ दिन पहले 2007 में माहौल बिगड़ा था बेला का, हिंदू मुस्लिम का माहौल लोगों ने करवाया था। जब सरिता यादव वहां पहुंचती है तो कोई मुसलमान सड़क पर नहीं था। सड़क पर 1 लाख हिंदू था और सामने राइफल तान करके पुलिस खड़ी थी। उस समय दरोगा थे SS ठाकुर। उसने गांव-गांव से लोगों को बुलाया था कि चलिए जैसा चाहिएगा बेला में वैसा करवा देंगे हम। क्या बुलवाया था कि नहीं बुलवाया था? आकर के गांव में कहा था कि नहीं कहा था? एक एक गांव से लोगों को बुलवाया और जब मूर्ति को उठाया हमारी माँ बहनों ने तो लाठी चलवा दिया। उसका ट्रांसफर हो गया था, जान लीजिए आप लोग, ट्रांसफर हो गया था। वो जाने वाला था दशहरा के बाद और कहा दंगा हो जाएगा तो हजारों लोगों पर मुकदमा होगा। जब मुकदमा के नाम से तो हड्डी कांपता है यहाँ के लोगों का। अंग्रेज का राज का डर तो अभी तक कायम है लोगों के मन में। जैसे कहेगा सुखचंद्र पाला पर मुकदमा हो गया, नाम आपका भी आ गया तो 5000 छठ से दे देंगे। उनका नाम आ गया है, कह देंगे 10,000 वो दे देंगे। राजेंद्र बाबू का नाम कहेगा तो 10,000 भी दे देंगे। और 500,000 आदमी के नाम पर यदि मुकदमा हो गया तो 10 लाख 5 लाख रुपया समेटेंगे और दशहरा के बाद बोरिया बिस्तर लेंगे और चल देंगे। इसीलिए दंगा कराना चाहा SS ठाकुर ने। तो पता चला जब सरिता यादव पहुंचती है तो पता चला कोई मुसलमान रोड पर नहीं है, रोड पर है हिंदू और राइफल तान के खड़ी है पुलिस। पूछा सरिता यादव जी ने क्या कष्ट है आपको? कहा कि दरोगा बोले वो किया और रोड पर हम लोग को लाठी से पिटवो किया है, तो दरोगा पर कार्रवाई होना चाहिए। DIG आए हुए थे, गुप्तेश्वर पांडे जी थाना में बंद थे, SP थाना में बंद थे। मैडम ने DIG को आवाज दिया, सरिता यादव ने मैडम ने आवाज दिया कि DIG साहब आइए, लोगों की बात को सुनिए आप। कहा कि जाएंगे तो लोग मारेगा, SP को तो मारवे किया है, दरोगों को मारा है पब्लिक। तो गुस्साए हुआ लोग हम नहीं जाएंगे। तो मैडम महिलाओं का, माँ बहनों का एक मानव श्रृंखला बना दिया और मानव श्रृंखला बनाकर हाथ पकड़कर DIG को सुरक्षित मंच पर लाया। मंच पर आने के बाद आप लोगों से बहुत सारे लोग रहे होंगे, हम कहानी नहीं सुना रहे हैं, याद करा रहे हैं। आप लोगों की याददाश्त कमजोर है, याद करा रहा हूं, याद करिए। जब मंच पर आते हैं DIG, अभी DGP होकर रिटायर किए हैं गुप्तेश्वर पांडे जी। भैया आप लोग मरमरेंगे नहीं करिए, सुनिए गंभीर बात बता रहा हूं। जब मंच पर आए गुप्तेश्वर पांडे जी तो उन्होंने अपना बेल्ट खोल के रख दिया नीचे, उन्होंने टोपी खोल करके रख दिया नीचे और कहा माँ बहन बेटी की कसम खाता हूं मैं इंसाफ करूंगा, बोलिए आपका सवाल क्या है। इन्होंने आपके एवज में सवाल रखा कि आपके थानेदार ने बेअदबी किया है लोगों के साथ, उस पर कार्रवाई करिए आप। ऑन द स्पॉट SS ठाकुर दरोगा को सस्पेंड किया गया। लोगों ने कहा SP भी बदमाशी किया है, तो बोले कि हम SP को सस्पेंड नहीं कर सकते, हम उसके खिलाफ सरकार को लिखेंगे। और लाखों लोग जो गुस्सा में थे, थाना फूकने के लिए, दरोगा को मारने के लिए, DIG को घेरने के लिए, सब लोग अपने अपने घरे चले गए। जब आग लगा तो पानी लेके दौड़ी सरिता यादव। यदि आप थाना में आग लगाते तो पुलिस की गोली चलती ना, मरता कौन? आप लोग, जनता। वहां हिंदू मुसलमान नहीं था, वहां पुलिस और पब्लिक था, पुलिस और हिंदू की लड़ाई थी। तो सरिता यादव ने आग में पानी डाला तो सरिता यादव खाक छान रही है, सड़क पर घूम रही है। और जो हिंदू मुस्लिम का आग लगाया, पति पत्नी दोनों MLA MP हो गया। ये इंसाफ किया आप लोगों ने क्या? ये आपका इंसाफ है क्या? क्या आप उसी व्यवस्था को जारी रखना चाहते हैं? एक तरफ कैसे रखेगा समाज को जलाने वाला, एक तरफ समाज को लूटने वाला और दूसरे तरफ समाज को बचाने वाला लोग है। आपको कौन चाहिए बोलिए? भिस्वा बाजार पर डकैती हो रही है, 2 मिनट पहले डकैत घुसता है लक्ष्मी सोनार के घर में और 2 मिनट बाद पुलिस की गाड़ी पहुंचती, पेट्रोलिंग गाड़ी। 2 मिनट, ए भैया 2 मिनट का फासला है, 2 मिनट का फासला है डाकू और पुलिस के बीच में। पुलिस की गाड़ी में कौन है? पुलिस की गाड़ी में सैफ का जवान है, जो सीमा पर सेना से जो रिटायर होकर आता है उसको रिटायरमेंट के बाद सैफ का जवान बना दिया जाता है। दुनिया का सारा हथियार चलाना जानता है सैफ का जवान। वो सैफ का जवान इंसास राइफल लेकर के पहुंचा
और वो सुतरी बम फेंक दिया उधर से डाकू, तो जीप वायरलेस लगा हुआ जीप वहीं पर छोड़ दिया लक्ष्मी सोनार के घर के पास। और बिस्वा बाजार से पुलिस भाग गई पैदल, कहाँ, परसा बाजार। 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर पैदल भाग गया, गरमुड़िया उलटते उलटते। 3 घर में डकैती हो गई, 3 घर में डकैती हो गई, चौथा घर का गेट तोड़ा जा रहा है। 1:45 बजे रात में हमको फोन जाता है बिस्वा बाजार से, नेताजी ऐसे ऐसे घटना हो गई, पुलिस की गाड़ी लगे हुई, पुलिस राइफल लेके पार है यहाँ से। हमने बात करना चाहा थानेदार से, नहीं बात हुई। हमने बात करना चाहा एसपी से, नहीं बात हुई। संजय कुमार डीएसपी से हमारी बात हो गई, भैया संजय कुमार डीएसपी से हमारी बात हो गई। हमने कहा कि कैसे बचेगा बिस्वा बाजार डीएसपी साहब। कहा महेंद्र भाई वहाँ आपके जो लोग होंगे उनको कहीं गोली चलाने के लिए छत पर चढ़ करके। हमको तो पता हुआ है, हम पहुँचेंगे 1.5 घंटा 1.25 घंटा पहुँचने ही में हमको लग जाएगा। आप बताइए कैसे बिस्वा बाजार को बचा सकते हैं। हमने 2-4 आदमी का नाम कहा कि उन लोगों के पास लाइसेंसी बंदूक है, आप फोन करके बोलिए कि छत पर चढ़ के फायरिंग करेगा। कहा कोई नहीं फोन उठा रहा है। हमने कहा कि हमारे लिए क्या आदेश है। तो महेंद्र भाई आप बचा सकते हैं, आपका घर 3 किलोमीटर पश्चिम है। हमने मैडम से बात किया, पहले तो मन में असमंजस हुआ, कई तरह का सवाल हुआ कि जाएंगे पुलिस से डाकू से लड़ने जाएंगे, किसी को गोली लग जाएगी हमारे तरफ से या उसकी तरफ से, या आम आदमी कोई घटना दुर्घटना हो जाएगी, सारा तोहमत और बदनामी हमारे सर पर आएगा। लेकिन जब पुलिस को देखा भाग गई है, पुलिस नहीं पहुंच पा रही है, तो हम लोगों ने पूरी तैयारी के साथ सरिता यादव, महेंद्र सिंह यादव गांव के 10 लोगों को लेकर के, और हम लोगों ने बिस्वा बाजार पहुंचकर डकैत से मुकाबला किया, डकैत को भगाया। लेकिन पता चला कि तब तक 3 घर में डकैती हो गई थी, चौथा घर बच गया। लेकिन एक घर में माँ और बेटी का बलात्कार एक ही बिस्तर पर डकैतों ने कर दिया। तीसरे दिन अखबार लिखता है कि पुलिस डाकू के डर से भाग गई, इंसास राइफल और सारा हथियार रहते हुए भी। और झांसी की रानी की तरह से, एक झांसी की रानी थी जो लड़ी थी बहुत बहादुरी से अंग्रेजों के खिलाफ, मारी गई थी लड़ाई में। झांसी की रानी की तरह से बंदूक लेकर अपने पति के साथ और लोगों को लेकर के डाकू का मुकाबला करने के लिए पहुंच गई। कौन? सरिता यादव। प्रभात खबर अखबार लिखता है वो सरिता यादव खाक छान रही है, और नकली झांसी की रानी आज एमएलए की कुर्सी पर काबिज है। मैं पूछना चाहता हूं, अच्छे काम का पारितोषिक और इनाम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आपके घर में जो बनिहारी करेगा, आपके खेत में जो जाकर बनिहारी करेगा और उसका बन आप नहीं दीजिएगा तो अनर्थ होगा कि नहीं होगा? आप लोगों में से कौन आदमी जो दुखी नहीं होगा? किसको दर्द नहीं होगा कि हमने बनिहारी किया, हमको बनिहारी नहीं मिला? और ये बनिहारी हमारी 1-2 दिन की नहीं है। चाहे उस रैना का घटना का सवाल हो या फिर खैरवा में बड़ी घटना हुई थी, 7,48,000 रुपया मास्टर साहब खा गए बच्चों की छात्रवृत्ति का। बाबा आप बहुत कूद के बोल रहे हैं ना, बहुत कूद के समस्या बता रहे हैं ना। सुनिए, आप सुनिए, पहले आप बेईमान हुए, उसके बाद खादी वाला बेईमान हुआ। पहले आम जनता बेईमान हुई, उसके बाद खादी का कुर्ता पहनने वाला नेता बेईमान हुआ, उसके बाद अफसर बेईमान हुआ। सुनिए बात, खैरवा में 7,48,000 रुपया मास्टर साहब खा गए। गाँव के थे एक मास्टर साहब, 7,48,000 बच्चों का छात्रवृत्ति खा गए। बच्चों ने छात्रवृत्ति मांगा तो 1 लाख रुपया मुखिया जी को मोटरसाइकिल घूस में खरीद दिया। बच्चों ने बेंच रख करके रोड जाम किया कि हमारा छात्रवृत्ति मिलना चाहिए। माता जी सुनिए, बच्चों ने बेंच रोड पर जाम करके और कहा हमारा छात्रवृत्ति देना होगा, नहीं तो हम रोड जाम करके रखेंगे। दरोगा जी पहुंचे, प्रियरंजन दरोगा था। सुनिए, प्रियरंजन दरोगा था। दरोगा जी पहुंचे, कहा कि खाली करो, तो ना हमारा छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा तो नहीं खाली करेंगे। मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल का बच्चा लोग कितना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा बच्चा है। जब बच्चे लोग बेंच नहीं हटाए तो कहा कि मास्टर साहब बच्चे लोग बेंच नहीं हटा रहे, क्या करें? तो सर हटवाइए ना, हल्ला हो जाएगा, हंगामा हो जाएगा, मामला हाईलाइट हो जाएगा, तो हम तो फंस जाएंगे सर। तो कहा कि अकेले खाई भी मास्टर, प्रियरंजन दरोगा उसको कहा अकेले ही खाई भी। कल के सर मुखिया जी के 1 लाख के मोटरसाइकिल खरीद दिलिए, तो कल साला हमरो ना कुछ दे। तो 25,000 रुपया प्रियरंजन दरोगा को दिया मास्टर साहब, और दरोगा ने लगा लाठी चलाने, इतने बड़े बच्चों पर, इतने बड़े बच्चों पर, इतने बड़े बच्चों पर लाठी चलाना शुरू कर दिया। विकास पासवान नाम का एक बच्चा था, उसका जांग टूट गया लाठी में, और कई बच्चे घायल हो गए। जैसे भी हुआ, ठोकर मारा, जैसे भी चोट लगी। जब बच्चे का पैर टूट गया, बच्चे लोग घायल होने लगे, चित्कार होने लगा, भागने लगे, तो गार्जियन बचाने के लिए दौड़े। जब गार्जियन बचाने के लिए दौड़े तो पुलिस ने उनके ऊपर भी लाठीचार्ज किया। जब पुलिस और पब्लिक का भिड़ंत होने लगा तो पब्लिक जोर किया तो पुलिसों को लाठी डंडा लगा, मारपीट उसको भी लगा। गुस्सा पीत में पब्लिक ने भी उसको मारपीट किया।
हम लोग रात में देर से लौटे थे बारात से, मालूम हुआ तो लौट गए, दोनों आदमी गए तो देखा उधर वो पड़ा हुआ, उधर वो पड़ा हुआ, उधर बच्चा पड़ा हुआ, सबको जीप में लदवा कर परिहार इलाज में भिजवाया, पुलिस पब्लिक बच्चा सबको। परिहार के उस समय दरोगा हुआ करते थे वीरेंद्र यादव जी, उन्होंने हमको अकेले में ले जाकर के कहा, अकेले में ले जाकर कहा कि महेंद्र यादव जी, भैया, हमको भैया कहता था, भैया आप चले जाइए। हमने कहा क्यों चले जाएं? तो 1200 पुलिस बेला थाना पर पहुंच गई है हथियार लेकर के। किस लिए पहुंच गई है? तो खैरबा और भिसबा को चारों तरफ से घेर करके और एक एक घर से तलाशी लेकर के आदमी को पीटेंगे, मारेंगे पुलिस वाले। एक एक घर से सबक सिखाया जाएगा, पुलिस के साथ उलझने का सबक सिखाया जाएगा। आप लोग बताइए, खैरबा से कर कुटुंब सब भाग के आया था कि नहीं आया था? उस समय बकरी लेकर के, खसी लेकर के आप लोग गांव में आया था? कर कुटुंब के भाग के आया था कि नहीं आया था? खैरबा खाली हो गया, पूरा खैरबा भिसवा खाली हो गया और बूढ़ा बुजुर्ग खाली बच गया जो नहीं भाग सकता था। हमको जब कहा कि भैया आप चले जाइए, 1200 पुलिस आएगी, खैरबा भिसवा को घेर करके चौहद्दी से कार्रवाई करेगी, तो हमने कहा वीरेंद्र यादव जी अब तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो चला जाता, लेकिन आपने कह दिया प्रोग्राम तो अब हम नहीं जाएंगे। तो कहा क्यों नहीं जाइएगा? हमने कहा कि गांव कौन है? खैरबा भिसवा गांव है, इस गांव का रेहेन्यू विलेज का नाम है खैरबा मलाही, हमारा घर मलाही है, हम तो अब नहीं जाएंगे। हमको मालूम हो गया कि आप लोग क्या करने वाले हैं, तो अब हम नहीं जाएंगे। हमने एसपी से, डीएम से, एसडीओ से, तमाम लोगों से बात किया। एसपी पंकज सिन्हा थे, प्रतिमा कुमारी डॉक्टर प्रतिमा थी डीएम, और महेंद्र यादव एसडीओ था। हमने तमाम लोगों से बात किया कि ये कौन अनर्थ हो गया भाई, ये कौन अनर्थ चल रहा है इस राज्य में, कि गलती किया मास्टर, गलती किया मुखिया जी, गलती किया पुलिस वाले ने, और सजा इस गांव के लोगों को। ये नक्सलाइट गांव नहीं है, ये आतंकवादियों का गांव नहीं है जहां पर आप कॉम्बिंग ऑपरेशन कीजिएगा, 1200 फोर्स को गांव में घुसाइएगा। यदि ऐसा करिएगा तो हमसे आपको गुजरना पड़ेगा। हमको एसपी ने कहा कि बोरा में लाश कसा के तुम्हारा जाएगा महेंद्र सिंह यादव, तुम वहां आओगे तो। हमने कहा कसाने के लिए तैयार हैं, अपने समाज के खातिर यदि हम बोरा में कसा जाते हैं तो हमारा जिंदगी धन्य हो जाएगा। हमने कहा कि एसपी साहब मैं 400 बच्चों को लेकर बेला थाना को घेरने जा रहा हूं, आप गोली चलवाइए, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं, आपसे मुकाबला करने हम बेला थाना आ रहे हैं। जब मैंने लिखित भेजा तो मेरे साथ प्रशासन की वार्ता हुई परिहार थाना में, हमको बाता बाती हुआ, कहा सुनी हुआ। हमने कहा कि गोली चलाइए, लाठी डंडा से हम नहीं घबराते हैं। एक दिन में 3 मुकदमा हम पर हुआ, एक दिन में हम पर 3 मुकदमा हुआ। सरिता यादव के नाम से बंदूक का, राइफल का लाइसेंस है, जब्त हो गया, और हमको सप्ताह में 3 दिन बेलसंड में जाकर के, सप्ताह में 3 दिन बेलसंड थाना में जाकर हाजिरी देना था हमको। हम आतंकवादी घोषित कर दिए गए, क्योंकि आपके लिए हमने लड़ने का काम किया, आपके बच्चों के लिए हमने लड़ने का काम किया, और पूरा प्रशासन, पूरी सरकार हमारे खिलाफ खड़ी हो गई। हमने पप्पू यादव जी को बुलाया कि हमारे ताकत से बाहर की बात हो रही है, आपको इस लड़ाई में कूदना पड़ेगा। ये बड़ी लड़ाई हो गई। पप्पू यादव जी परिहार आए, पप्पू यादव जी खैरबा गए, भिसवा गए, और हम लोगों ने डीजीपी से बात किया। कहा डीजीपी साहब अनर्थ हो रहा है। डीजीपी ने कहा कि आप खैरबा गांव के 10-5 लोगों को लेकर के आ जाइए, आम लोगों को लेकर आ जाइए, हम सुनेंगे बात को। बड़ा मामला है, हाईलाइटेड मामला हो गया है। फेकू पासवान खैरबा, इंदल चौधरी खैरबा, शिवनारायण मास्टर साहब खैरबा, रामनंदन ठाकुर खैरबा, पूर्व मुखिया संजय यादव खैरबा, ऐसे करके दिनकर, कौन है दिनकर पंडित या क्या है, इस प्रकार से हमने 10-12 खैरबा के आम लोगों को लेकर डीजीपी पटना पुलिस महानिदेशक के सामने प्रस्तुत किया। और हम लोगों ने पूछा कि डीजीपी साहब 7 साल के आपके बच्चा को जब पुलिस बेरहमी से ऐसे मारेगी, निर्दोष बच्चे को, 7 साल के बच्चे को, तो आप क्या करिएगा? तो डीजीपी ने कहा मैं तो गोली मार देता। हमने कहा आपके पास गोली और बंदूक था तो आप गोली मार देते। ग्रामीणों ने तो मार भी खाया, और हाथापाई में थोड़ी चोट आपकी पुलिस को भी आ गई होगी बच्चों के बचाव में। तो इसको इतना बड़ा मामला आपका एसपी ने बना दिया है कि कॉम्बिंग ऑपरेशन करने का कोशिश किया उस गांव में, और हम बीच में खड़ा हुए तो हम पर 3-3 मुकदमा कर दिया। हमको नक्सलाइट, आतंकवादी और उग्रवादी घोषित करने पर आमादा है। हमारी सुरक्षा के लिए एक मात्र जो राइफल सरकार ने दिया है लाइसेंस, उसको भी जब्त कर लिया गया है। चलिए हम झेल लेंगे, हमारी बात छोड़ दीजिए। लेकिन सबसे पहले 8 साल से 11 वर्ष के उम्र के 14 बच्चों पर राइफल छीनने का चार था, उग्रवादी दफा था खैरबा गांव के। 8 साल से 11 वर्ष के 14 बच्चा पर और 500-700 अन्य लोगों पर मुकदमा हुआ था। पुलिस का राइफल छीनने का, मारने का, हमला करने का उग्रवादी दफा में मामला था। हमने कहा सबसे पहले उस केस में गिरफ्तारी पर रोक लगाइए। कितना दलाल तो कितना पैसा बटोर लिया। हमने कहा सबसे पहले उस गिरफ्तारी पर रोक लगाइए। दूसरा काम,
उस गांव में जो मास्टर और थानेदार ने अनर्थ किया है, इसकी जांच करिए और दरोगा को हटाइए। और तीसरा काम, जो घटना हुई है सीतामढ़ी का, पुलिस और एसपी इस घटना का जांच नहीं करे, डीआईजी से जांच करा दीजिए या दूसरे जिला के एसपी से इस घटना का जांच करा दीजिए। आपको सच का सच और झूठ का झूठ पता चल जाएगा। और ठीक जो हम लोगों ने कहा, डीजीपी साहब ने वही किया। हम लोग सीतामढ़ी पहुंचे तब तक दरोगा प्रियरंजन दरोगा जो बेला में गुंडई किया था, बच्चों पर लाठी चलाया था, उसका ट्रांसफर यहाँ से हो गया हुआ था। तो हम प्रशासन से, डीएम से, एसपी से, सरकार से आपके खातिर लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, हम पर मुकदमा हो जाता है, हम पर आफत आ जाता है, हम जेल चले जाते हैं, हम फांसी चढ़ जाते हैं। इस चुनाव से पहले 15 में सरिता यादव अकेली थी और हम नेपाल में बैठे थे, हम पर वारंट था। हम चोर हैं, हम डकैत हैं, हम लुहेरा है। हमको बताइए, आप लोगों से कोई भी आदमी, हमने किसी को एक थप्पड़ मारा जीवन में किसी ने देखा है? हमने किसी का 5 रुपया ठगने का काम जीवन में किया? बताइए, आपके घर में आया है? जीवन में कोई गलत काम हमने नहीं किया। हम आपके खातिर अपनी जिंदगी को दांव पर लगाने का काम किया। और आपके खातिर जब हम फांसी चढ़ते हैं तो आप ताली पीटते हैं। आप उसको ताकत देते हैं जो आपको लूटता है, आप उसको ताकत देते हैं जो आपके साथ धोखा करता है, आप उसके साथ खड़े होते हैं जो जाति मजहब के नाम पर आपको लड़ाने का काम करता है। इसलिए आज फिर चुनाव की घड़ी है। आज चुनाव का मतलब क्या है? चुनाव रस्म अदायगी नहीं है। जब चुनाव कैंडिडेट सिर्फ लड़ेगा तो आप कभी भी नहीं जीत सकते हैं। चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा। आप तमाम लोगों को रियलाइज करना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा कि हमको कैसा प्रतिनिधि चाहिए। आपको गर्जू बनना पड़ेगा, आपको इंटरेस्टेड होना पड़ेगा कि हमको कैसा प्रतिनिधि चुनना है। कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन असली है, कौन नकली है, ये फैसला आपको करना पड़ेगा। 34 बरस 35 बरस 34 बरस 35 बरस का हमारा सड़क छाप जिंदगी है। ए भैया, 34 बरस 35 बरस का हमारा सार्वजनिक जिंदगी है। हमने धन खोया है, हमने जवानी खोया है, हमने औलाद गंवाया है आपकी लड़ाई में। दुनिया का सब कुछ हमारा बिखर चुका है आपके भलाई के खातिर। हमारी जिंदगी नासूर बन चुकी है। हम मैट्रिक फेल करके राजनीति में नहीं आए थे। हम मैट्रिक फेल करने वाले विद्यार्थी नहीं हैं। हम पढ़े लिखे गुणवान आदमी हैं। जिस दिन लालू प्रसाद यादव बिहार में मुख्यमंत्री बने थे, मैं जोहानिसबर्ग में, मैं जर्मनी में, बर्लिन में, मैं सिंगापुर में था। 18 वर्ष की उम्र में भारत से बाहर 14 देशों का चीफ बनकर मैं गया था और मैं वहां से रिजाइन करके राजनीति में आया हूं आपकी भलाई के लिए। सिंगापुर में रोड पर थूक नहीं फेंक सकते थे उस समय जमाने में भी आप। 16 मंजिल फ्लाईओवर उस जमाने में था सिंगापुर में। मैं देखा, मैं सिंगापुर जैसा बिहार को और परिहार को बनाना चाहता था। लेकिन जब यहाँ आया तो समाज का जितना दुश्मन है, समाज का जितना लुटेरा है और गलत बेईमान जो नेता अफसर है, तमाम लोग हमारे पीछे पड़ गए। और आपकी लड़ाई लड़ते लड़ते हमारी जिंदगी नासूर हो चुकी है। हम जब आपके लिए लड़ते हुए फंस जाते हैं तो आप ताली पीटते हैं और वोट और ताकत आप उसको देते हैं जो आपके काम कभी नहीं आने वाला है। 87 से एमएलसी की कुर्सी पर रामचंद्र पूर्वे है, एमएलए की कुर्सी पर है, मंत्री की कुर्सी पर है, कई विभाग का मंत्री हुआ रामचंद्र पूर्वे। बाबा, कई विभाग का मंत्री हुआ रामचंद्र पूर्वे। बताइए किसके सुख दुख में रामचंद्र पूर्वे काम आया है? क्या सकल सूरत बदल गई। और पंचायत से ये रोड नहीं ढलाता तो सुरैना बाजार पर हमारी गाड़ी नहीं आ पाती, नहीं आती। तो 87 से आज तक रामचंद्र पूर्वे के बड़े बड़े ओहदा पर पहुंचाने का क्या फायदा है? मौलवी साहब, बोरा में कस के वोट देने का क्या फायदा? कोई फायदा। इसलिए 10 साल से अभी जो है देखनौक सुननौक, उसका नाम रखे हम देखनौक सुननौक। न बोलने आता है, न शकल अच्छा है। जिसकी पत्नी अभी है ना, इससे पहले वो था विधायक, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। उसका शकल सूरत हबसी जैसा है, अफ्रीका के हबसी जैसा शकल सूरत है। अब बोली भी नहीं बोलने आता है। उसका नाम हम रखे हैं देखनौक सुननौक। आप लोग क्या नाम रखे सो आप लोग जानिएगा। मौगा कोई कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन मैं उसका नाम रखा हूँ देखनौक सुननौक। वो देखनौक सुननौक इस टोला से बोरा में कस के आप लोगों ने वोट दिया था उसको। पति पत्नी दोनों को बारी बारी से बनाया। किसके सुख दुख में एक बार काम आया है? एक आदमी बोलिए। तो फिर वोट कैसे दे दिया? पति पत्नी को कैसे बना दिया आपने? मैंने छोटा वृतांत, मैं कहानी सुनाऊं तो 7 दिन 7 रात गुजर जाएगा। मेरा वृतांत और कहानी आप सुनते सुनते थक जाएंगे, खत्म नहीं होने वाला है। सारी जिंदगी हमारी भट्ठी है। हमने भट्ठी में अपनी तमाम जिंदगी को जलाया है आपके खातिर। और बेईमानी और गद्दारी मेरे खून में नहीं है। बेईमानी और गद्दारी यहाँ की पब्लिक ने हमारे साथ किया है। मैडम बोलती है मत बोलिए, मैं बोलूंगा।
मेरे सीने में दर्द है और मैं मजदूरी मांगने आया हूँ। मैं भीख नहीं मांगने आया हूँ, मैं मजदूरी मांगने आया हूँ। यदि आप ईमानदार हैं, यदि आप सच्चे हैं, तो मैं जो बात बोलता हूँ उसको आप काटिए, हमको वोट मत दीजिए। यदि मैं सच्चा हूँ और आपने नाइंसाफी किया है तो कान पकड़ के माफी मांगे अपने आप से, मुझसे नहीं। और सरिता यादव कैंची लेके आई है, पप्पू यादव जो सेवा में अपना दौलत और जान जहां सब लुटाता है। अमित शाह को बीमारी पकड़ लेता है, घर में नुका जाता है, बिल्ली में नुका जाता है, तो अब पप्पू यादव 70 लाख लोगों के बीच में जाता है पैसा धन दौलत लुटाने के लिए, उसको बीमारी नहीं पकड़ता है, उसको जान का डर नहीं है। तो जो आपके लिए जान और जहान सब लुटा रहा है उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाइएगा। आपके पास 3 विकल्प है। एक विकल्प है लालू प्रसाद यादव का परिवार, दूसरा विकल्प है नीतीश कुमार, सुशील मोदी और नरेंद्र मोदी का ये कुनवा, और तीसरा है पप्पू यादव का जन अधिकार पार्टी और उसका जो गठबंधन है प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन, जो पप्पू यादव कई छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर के गठबंधन बनाया है। पप्पू यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, लालू यादव के बेटा को 9वां फेल को बनाना चाहते हैं। 9वां फेल, अंगूठा छाप। मुख्यमंत्री लालू यादव 15 साल रहे ना जी, राबड़ी देवी रही ना 15 साल, मुख्यमंत्री का बेटा अंगूठा छाप, 9वां फेल। जो अपना बेटा को 9वां नहीं पास करा सकता, वो बिहार की सूरत क्या बदलेगा, शिक्षा का हालात क्या बदलेगा। मुख्यमंत्री का बेटा, समझ सकते हैं आप लोग, मिजाज समझ सकते हैं आप लोग। तो मुख्यमंत्री का बेटा 9वां फेल चाहिए या अपना जान जहान सब कुछ आपके लिए लुटाने वाला पप्पू यादव चाहिए, या जाति धर्म के नाम पर इंसान को इंसान से लड़ा करके कत्लो गारत कराने वाला झूठा फरेबी हाफ पैंट पहन के पटना के बाढ़ में भागने वाला सुशील मोदी और ये झूठा बेईमान नीतीश कुमार चाहिए। फैसला आपको करना है। सरिता यादव प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन जो पप्पू यादव के नेतृत्व में बना है बिहार में, उसके सिंबल से कैंची छाप से आई है। आप लोग बताइए आप लोग क्या करने वाले हैं। अभी पूछने आया हूं, अभी नॉमिनेशन नहीं हुआ है, सिंबल इनका कंफर्म है, टिकट इनका कंफर्म है। आप लोग कहिएगा लड़िए, वोट देंगे, जिताएंगे तो लड़ेंगी। आप लोग कहिएगा नहीं हम थाले में लड़ाएंगे, आप लोग कहिएगा हम थाले में लड़ाएंगे, तो हम लोग को चुनाव लड़ने का शौक पूरा हो गया। 6 बार 7 बार लड़के हार चुके हैं। 5 बीघा 10 बीघा वाला किसान का बेटा है, लड़ते लड़ते सर अभी 20,000 पर 11 डिसमिल जमीन है, उसका बात कर रहे हैं 10 लाख 20 लाख में बेचेंगे तो चुनाव लड़ेंगे। हम जब यहाँ की लड़ाई लड़ रहे थे माता जी उस रैना टोला और इठरवा में जब लड़ाई चल रही थी, जब मामला ठंडा हुआ तो सुखचंदर भाई और ये माता जी हमको चंदा देने गए थे कि 10,000 20,000 गांव से हम लोग चंदा लेके आपको देते हैं, आप तो बहुत कष्ट में बहुत संघर्ष में रहते हैं। हम बोले सुखचंदर भाई माता जी ये चंदा का पैसा बचा के रखिएगा, चुनाव में खर्चा कीजिएगा, हमको मत दीजिएगा। इस चौक पर जो कार्यकर्ता लोग मेहनत करेंगे उनको चाय पिला दीजिएगा, नाश्ता करा दीजिएगा, झंडा झंडी लगा करके कैंची हाथ में लेकर लहरा दीजिएगा, फेसबुक पर ट्विटर पर ऐसे दिखला दीजिएगा, प्रचार कर दीजिएगा, हमको ताकत दीजिएगा, फिर आपका ताकत आप ही के पास सेवा के रूप में वापस लौटेगा। बोलिए आप लोग क्या फैसला करते हैं। सरिता यादव की कैंची चलेगा, कैंची चलेगा, मुकरिएगा नहीं ना, बदलिएगा नहीं ना। बहुत मुश्किल से मुंह का जो दाल रोटी है बच्चों के लिए वो बेच करके चुनाव हम लड़ते हैं, इसलिए आप बहुत लंबा संघर्ष हो गया, 6 बार 7 बार हारे हैं। कहिएगा इजाजत दीजिएगा तो नॉमिनेशन डालेगी, क्या डाले नॉमिनेशन? हाथ उठा के बताइए, हाथ उठा के। तो समाज हमारा है, बाकी छोटी बड़ी समस्या भैया, आपकी शौचालय की समस्या, इनका बाढ़ राहत का समस्या, उनका पेंशन का समस्या, उनका छोटा बड़ा समस्या देखिए बहन जी दिखला रही है। अब लॉकडाउन ये क्या कहते हैं, आचार संहिता लागू हो गया, कोई अफसर ऑफिस में नहीं बैठेगा, ठीक है। आज हो गया आपको 1 तारीख, आज हो गया 1 तारीख, 1 अक्टूबर, 7 नवंबर को आपका चुनाव खत्म हो जाएगा और 10 तारीख को रिजल्ट हो जाएगा, 10 नवंबर को। ठीक 1 महीना 10 दिन के बाद नया मुख्यमंत्री बिहार का बनेगा और नया एमएलए आपको मिलेगा। आप लोग धैर्य रख लीजिए, जब इतना दिन आपने धैर्य रखा तो 1 महीना धैर्य रख लीजिए। कर कुटुंब सगा संबंधी हित मोहब्बत साथी मित्र बेटा भतीजा जो जहां है सबके पास एक बार कैंची लहराना है। कैंची है किसी के पास जी? कहाँ है कैंची? कैंची दिखाइए एक बार। कैंची हजारों परिवार का, करोड़ों परिवार का रोजी रोटी का जरिया है।
और देखिए हम नया कपड़ा पहन के आ जाए हैं आप लोगों के बीच में। ये कपड़ा कौन जिसे बनता है? कपड़ा का कोई शकल सूरत नहीं होता है, कपड़ा का कोई शकल सूरत नहीं होता है। कैंची एक दीजिए हमको, कैंची दीजिए। कपड़ा का कोई शकल सूरत नहीं होता है, उस कपड़ा को काट छांट करके साइज से देखिए चलेगा चलेगा। देखिए इस कैंची का क्या काम है, इस कैंची का क्या काम है, देखिए इस कैंची का क्या काम है, दीजिए तो। ये कैंची का क्या काम है मैडम? देखिए जितना देखिए जितना इसे पॉकेट नहीं कटता है सर, नहीं कपड़ा कटता है, इसे सिलाई फरे होता दलाल छोटका कैंची रखता है, ब्लेड रखता है, सट से मार देता है। इसे कपड़ा कटता है, कपड़ा काट करके और कपड़ा का कैसा साइज बनाना है उसको शक्ल सूरत देता है। जंगल झाड़ जहां होता है उसको भी काट सकता है ये। और इस कैंची से समाज का निर्माण होगा। ये कैंची हजारों परिवार का, लाखों करोड़ों परिवार का हिंदुस्तान में रोजी रोटी का जरिया है। और ये कैंची कोई भूलने वाला छाप नहीं है, इसलिए इस कैंची को याद रखिए और अपनी रोजी रोटी, अपनी मान मर्यादा, अपने अस्तित्व और अपने भविष्य का, खुशहाल भविष्य का आधार मानकर इस कैंची पर एक बार बटन दबा दीजिए। 5 साल के लिए नहीं मांग रहे हैं हम, और लोग 5 साल के लिए आपको वोट मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं 3 साल के लिए। हमारे नेता पप्पू यादव ने हाई कोर्ट में एफिडेविट किया है, शपथ पत्र दिया है, हलफनामा दायर किया है कि 3 साल में ये काम करेंगे, 6 महीना में ये काम करेंगे, 9 महीना में ये काम करेंगे, और 3 साल में बिहार को एशिया का सबसे सुंदर राज्य बनाएंगे। यदि नहीं कर पाएंगे तो 5 साल हम नहीं रहेंगे, 3 साल 1 दिन के बाद हम रिजाइन कर देंगे। और आपको, आम नागरिक को, बिहार के हर व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि हमने जो हलफनामा किया है और उसके अनुरूप काम नहीं कर पाएंगे तो हम पर आप मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। ये पप्पू यादव का फरमान है। ये दुनिया के इतिहास में, राजनीति के इतिहास में ये पहला व्यक्ति है जो हाई कोर्ट में रीट करके, जो पद पर नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई फंड नहीं है, तो हजारों लाखों लोगों की खुशी का जरिया है, जिंदगी का जरिया है पप्पू यादव। यदि उस पप्पू यादव को आप सत्ता शासन दे देते हैं, खजाना का चाबी दे देते हैं और मुख्यमंत्री बना देते हैं, तो वो आदमी क्या नहीं करेगा। इसलिए उनको शपथ पत्र देने की जरूरत नहीं थी, वो विश्वास पर खरा उतरे हैं ऑलरेडी। लेकिन तब भी दुनिया को बताने के लिए उन्होंने घोषणा पत्र जारी नहीं किया। जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने घोषणा पत्र नहीं जारी किया, प्रतिज्ञा पत्र जारी किया। प्रतिज्ञा का मतलब होता है, महाभारत में एक पात्र है जिसका नाम भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं शादी नहीं करूंगा। क्यों शादी? इसलिए नहीं करूंगा कि मेरे पिताजी शादी करेंगे तो उससे जो औलाद होगा, वो पहले माँ के औलाद थे और उनकी माँ, उसके पिताजी की नज़र किसी दूसरी महिला पर पड़ गई, दूसरी लड़की पर पड़ गई, पहली माँ उसकी मर चुकी थी। तो कहा कि हम दूसरी जो पत्नी है जिससे हमारे पिताजी शादी करना चाहते हैं, पत्नी नहीं थी उस समय, तो पिताजी की खुशी के खातिर उसने कहा, पिताजी लड़की पक्ष का शर्त था कि हम यदि राजा से अपनी बेटी की शादी करेंगे तो उसको पहले से एक बेटा है, राजा तो वही बनेगा, हमारा बेटा तो राजा नहीं बनेगा। तो लड़की पक्ष शर्त रखा। ये बात मालूम हो गया भीष्म पितामह को। भीष्म पितामह ने कहा, उनका नाम था देवव्रत। भीष्म पितामह नाम नहीं था उससे पहले, देवव्रत। कहा कि पिताजी आप शादी कीजिए। कहा कि क्यों, तुम मेरा बेटा हो, मैं साहस कैसे कर सकता हूँ, तुम तुम्हारे साथ अन्याय कैसे कर सकता हूँ। कहा कि नहीं, हम शादी ही नहीं करेंगे। कहा कि तुम, उसको आश्वासन दिया, कहा कि हम राजा नहीं बनेंगे, तुम्हारा ही जो नाती होगा वही बनेगा। तो कहा कि नहीं, तो तुम नहीं बनोगे, तुम्हारा बाल बच्चा कल हमारे नाती के साथ, नाती के बच्चा के साथ अन्याय करेगा तो, परनाती के साथ अन्याय करेगा तो कहा हम शादियों नहीं करेंगे, हम शादी करेंगे तब ना हमको बाल बच्चा होगा। और उस प्रतिज्ञा को पूरा करते करते भीष्म पितामह ने अपनी सारी जिंदगी गंवा दिया और सत्ता की हिफाजत किया और राज परिवार की मर्यादा की हिफाजत किया। तो पप्पू यादव को किसी एफिडेविट की जरूरत नहीं थी, लेकिन प्रतिज्ञा पत्र जारी करने से पहले उन्होंने हलफनामा दायर किया हाई कोर्ट में और कहा कि 3 महीना में ये काम करेंगे, 6 महीना में ये करेंगे, साल भर में ये करेंगे, 9 महीना में ये करेंगे, और 3 साल में बिहार को दुनिया का सबसे सुंदर राज्य बनाकर दिखलाएंगे। नहीं कर पाएंगे तो हम 3 साल में रिजाइन करेंगे। तो 3 साल के लिए एमएलए बनाना दीजिए सरता यादव को। पप्पू यादव मुख्यमंत्री कब बनेंगे? जब उनके ज्यादा से ज्यादा एमएलए बनेंगे। एमएलए होगा तब तो मुख्यमंत्री पप्पू यादव बनेंगे। हम लोगों का अपना किया काम जो है सो आप लोगों के जुबान पर है, सभी लोग जानते हैं। पप्पू यादव
बिहार में सबसे अच्छा नेता है और सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। ये सब लोगों की जुबान पर है। किसी पार्टी, किसी जाति, किसी धर्म के व्यक्ति से पूछिए तो कहेगा पप्पू यादव से बढ़िया कोई नहीं हिंदुस्तान में। तो पप्पू यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, सबसे अच्छा को बनाना है कि झूठा को बनाना है? तो पप्पू यादव को एक बार मुख्यमंत्री बनाइए। न वो जाति देखते, न धर्म देखते, न मजहब देखते, न ऊंचा देखते, न नीचा देखते। आप में से कोई भी आदमी यदि रात में दिन में चले जाइए अपनी समस्या लेकर के, आपकी समस्या वहां दूर नहीं होगी तो फिर हमको आप कहिएगा। किसी के पैरवी की जरूरत आपको नहीं है। अनजाने व्यक्ति को गोद में बिठा के, बगल में बिठा के यदि काम न कर दे पप्पू यादव, सेवा नहीं कर दे पप्पू यादव, तो फिर हमको आप मत वोट दीजिएगा। रात के 4 बजे चले जाइए, 2 बजे चले जाइए, 1:30 बजे चले जाइए। मैं बड़प्पन नहीं करता। 2 आदमी चले जाइए, किराया भाड़ा मैं दे देता हूँ। शिवचंद्र भाई 2 बुर्बक आदमी को लेकर चले जाइए जो पटना नहीं देखा होगा। और 3 बजे भोर में पप्पू यादव को कहिए कि मुझे आपसे बहुत बेहद जरूरी है। यदि पप्पू यादव मिलकर आपकी समस्या समाधान नहीं किया तो सरिता यादव को वोट नहीं दीजिएगा। अब 1 महीना चुनाव का समय है। तो ये काम करने वाला आदमी यहाँ आपका बिहार का नेता चाहिए। यही कहने के आपके पास आए हैं। तो ये कैंची चलेगी इस बार? बोलिए जन अधिकार पार्टी, कैंची छाप, सरिता यादव, पप्पू यादव। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? परिहार की एमएलए कैसी हो? बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।